क्रांति की शुरुआत जो है वो दूसरों से उम्मीद रखकर नहीं होती है। क्रांति की शुरुआत होती है खुद क्रांति बनने से। हेलो कमांडोज, वेलकम टू बायोमेंटर्स क्लासेस ऑनलाइन। आई एम डॉक्टर जितेंद्र सिंह। तो चलिए इवोल्यूशन के एपिसोड्स में हम आगे बढ़ते हैं। तो पिछले एपिसोड में अब तक की कहानी में हमने ये समझा कि जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, ओरिजिन ऑफ लाइफ कैसे हुआ। फिर हमने ये बात किया कि डार्विन ने क्या बतलाया, क्या कंट्रोवर्सी थी डार्विन को लेकर। फिर हमने ये भी देखा हमने कि इवोल्यूशन के कुछ एविडेंसेस थे या नहीं थे। तो हमने कुछ प्रमाणों को ढूंढा। हमने कहा कि भाई कंपैरेटिव एनाटॉमी और मॉर्फोलॉजी भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ होमोलॉजी को देखा, कॉन्सेप्ट ऑफ एनालॉजी को देखा, हमने डाइवर्जेंट इवोल्यूशन को समझा और हमने कन्वर्जेंट इवोल्यूशन को भी समझा। हमने ये देखा कि फॉसिल्स क्या होते हैं, पेट्रिफाइड फॉसिल्स क्या होते हैं, मोल्ड्स और कास्ट क्या होते हैं, कार्बन फिल्म्स क्या होती है, कार्बन डेटिंग क्या होती है, कैसे फॉसिल्स की आयु का पता लगाते हैं, उस पर भी बात किया। ठीक है, मैंने आपको ये भी एक बात कही थी मैंने आपसे, जो पहले ऑल इंडिया पीएमटी में पूछा भी गया है कि इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस टेक्निक जो है सबसे लेटेस्ट टेक्निक है जिससे कि हम जो है वो फॉसिल्स की आयु का पता लगा सकते हैं। इनके कार्बन डेटिंग का भी इस्तेमाल करते हैं हमके। तो मैंने कहा था 30,000 साल तक का इतिहास पता करना हो तो आप कार्बन डेटिंग का इफेक्टिवली इस्तेमाल आप कर सकते हैं। चलिए, तो बहुत सारी बातें हमने अब तक जो है पिछले 5 एपिसोड में समझी और मुझे ऐसा लगता है कि जो पिछले 5 एपिसोड थे उनमें हमने बहुत कुछ सीखा है इवोल्यूशन में और बहुत सारे क्वेश्चन आपने ऑलरेडी डीपीएस के अंदर सॉल्व किए हुए। आपने देखा ना, कहानी सुनने से सारे प्रश्न बन रहे हैं। बस ऐसे ही ये चैप्टर आगे बढ़ता रहेगा। ठीक है, अनंत काल तक नहीं चलेगा, जल्दी पूरा होगा बेटा ये। ठीक है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एनसीईआरटी में देखिए हम काफी आगे तक आ चुके हैं। ठीक है, चलिए, तो अब डार्विन की जो कहानी थी उस कहानी के ऊपर हमने बात किया। हमने नेचुरल सिलेक्शन का मतलब क्या है, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट क्या होता है, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट के नेचुरल सिलेक्शन, इस पर हमने बात किया। हमने ये भी देखा कि डार्विन ने उस मिथ को तोड़ दिया और वेलेस ने भी वही काम किया। जो मिथ इस बात पर टिका हुआ था कि जो प्रजातियां हैं जैसी हैं वैसी शुरू से प्रेजेंट है, बाद में मालूम चला, हमें एविडेंस बतलाते हैं, सबूत बतलाते हैं कि प्रजातियां, स्पीसीज लगातार बदल रही हैं और बदलती रहेंगी। ठीक है, चलिए, फिर एक इस फेमस स्टेटमेंट की बात की थी हमने, ऑन्टोजनी रिकैपिटुलेट्स फाइलोजेनी। आपको बताना है कि Who proposed, कि किसने इसको प्रस्तुत किया। ठीक है, किसने इसको प्रस्तुत किया कि ऑन्टोजनी रिकैपिटुलेट्स फाइलोजेनी के, यानी किसने बतलाया कि ऑन्टोजनी फाइलोजेनी को दोहराती है क्या। ठीक है, आपको बतलाना है हु रिजेक्टेड, किसने इसको रिजेक्ट किया। ठीक है, दोनों साइंटिस्ट के नाम बतलाएंगे आप मेरे को। आपको मैं काम दे रहा हूं, याद रखना, भूलना नहीं ये काम। ठीक है, और एक पतली कॉपी में नोट भी कर लिया करो इसको। ठीक है, कि ऑन्टोजनी रिकैपिटुलेट्स फाइलोजेनी, यानी ऑन्टोजनी फाइलोजेनी को जो है वो दोहराती है। ये किसने बतलाया, किसने इसका विरोध किया। आपको सामने एक इमेज दे रखा है बेटा, एनसीईआरटी का ही इमेज है। देखिए ध्यान से और बतलाइए कि ये किसको शो करता है। What kind of evolution it shows? What kind of evolution it shows? ठीक है, अब इवोल्यूशन आपको बताया था मैंने, डाइवर्जेंट एंड कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। तो किस तरह का ये इवोल्यूशन है और क्या बोलते हैं इसको, कि व्हाट इज द नेम ऑफ दिस फिनोमिना, इसे हम क्या बोलते हैं। ठीक है, यानी इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं और ये किस तरह का इवोल्यूशन दर्शाती है, बतलाइएगा। इमेज को ध्यान से देख लीजिए और आपको उत्तर करना है इसका, समझ गए बेटा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये है अगेन कि व्हाट काइंड ऑफ इवोल्यूशन, व्हाट काइंड ऑफ इवोल्यूशन, किस तरह का इवोल्यूशन है। ठीक है, एंड इस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं ये आपको बतलाना है। ठीक है ना, देखिए ध्यान से, मैं एनसीईआरटी की इमेजेस है, एग्जाम के पॉसिबल क्वेश्चन है बेटा, बता रहा हूं। ठीक है, ध्यान दीजिए इसको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, व्हाट काइंड ऑफ इवोल्यूशन, ये एनसीईआरटी से नहीं है,
मेरा प्रश्न मैं पूछ रहा हूं, व्हाट काइंड ऑफ इवोल्यूशन इट शोज, किस प्रकार का इवोल्यूशन ये दर्शाता है और इस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं। ठीक है, किस तरह का इवोल्यूशन ये दर्शाता है और इस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, ये ध्यान से इमेजेस को देखिए और बतलाइए मुझे। ठीक है, बताना है आपको कि कन्वर्जेंट इवोल्यूशन है या डाइवर्जेंट इवोल्यूशन है, होमोलॉजी है या एनालॉजी फिनोमिना है, ये आपको बतलाना है। क्लियर? चलिए फिर से क्वेश्चन सामने आया, बताइए व्हाट काइंड ऑफ इवोल्यूशन, ठीक है, एंड नेम ऑफ फिनोमिना। एक तरफ पोटैटो है, एक तरफ स्वीट पोटैटो है, एक तरफ आलू है, एक तरफ जो है वो शकरकंद है। बताना है किस तरह के इवोल्यूशन को ये शो करता है, इस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं। ये जितनी चीजें पूछ रहा हूं ये सारी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको टाइम पास मत समझिएगा, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है बेटा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अब ये तो हो गया, पिछला स्टोरी का रिकैप भी कर ले लिया हमने यहाँ पे, और हमने कुछ क्वेश्चन भी इसके ऊपर देख लिए हमने। अब कहानी को थोड़ा सा हम आगे बढ़ाते हैं। क्या नेचुरल सिलेक्शन सच में अस्तित्व में है? प्रश्न उठता है कि कई आप में से कई लोगों ने डार्विन की बात को लेकर जो है वो कुछ कहा कि नहीं सर ये भी तो कहानी हो सकती है, ऐसी बहुत सारी मैंने कमेंट्स पढ़े आपके। ठीक है, मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूं। ये बात अलग है कि जब समय के इंटरेस्ट से मैं सब कमेंट्स को रिस्पॉन्ड नहीं करता हूं, पर मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूं। मेरी टीम में एक मेंबर जो ऐसा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सारे कमेंट्स पढ़ने की, वो भी पढ़ता है। कुछ बड़े इंपॉर्टेंट कमेंट्स को मुझे जो है वो नोटिफाई भी करते हैं कि सर ऐसा कमेंट भी एक आया हुआ है। तो और जो ऐसे कमेंट होते हैं ना जो नेगेटिव टाइप के बहुत, जैसे में कि कोई जो है वो गलत वर्ड का इस्तेमाल किया गया है, लूज लैंग्वेज का इस्तेमाल किया है, लूज टॉक का इस्तेमाल किया गया है, हाँ किसी के बारे में कुछ कहा गया है, किसी दूसरे कोचिंग का रेफरेंस दिया गया है, तो वो सारे कमेंट हटा दिए जाते हैं। क्लियर कर दूं? क्योंकि हम अपने घर में, हमारे घर में कचरा जाता तो क्या करते हैं, कचरे को घर में रखा कर रखते थोड़ा ना, कचरे को बाहर फेंक देते निकाल के। तो हम लोग भी बाहर फेंक देते हैं। हम लोग बिल्कुल जो है एकदम घर की साफ सफाई पे ध्यान देते हैं, वैसी यहां पर भी ध्यान देते हैं। ठीक है, चलो तो लौट के आते हैं मुद्दे पे। क्या आप, मैंने देखा कि आप में से कई लोगों ने बोला सर डार्विन की भी तो कहानी हो सकती है। अरे भाई वही तो सिद्ध कर रहे हैं कि डार्विन ने जो बतलाया वही तो कहा कि इवोल्यूशन के क्या कोई प्रमाण है। प्रमाण पिछली बार देखे हमने क्लासेस में। अभी क्या वाकई में फंक्शनल काम करता है ये? तो चलो इस काम करने की भी एक कहानी है और एनसीईआरटी के अंदर मेंशन भी कहानी है, वो है पेपर्ड मॉथ के, पेपर्ड मॉथ और इंडस्ट्रियल मेलेनिस्ट के। देखो बेटा, आप कुछ शब्दों के मतलब सोचते हैं। इंडस्ट्रियल मतलब औद्योगिक, है ना, औद्योगिक बात करते हैं हम, उद्योग की बात करते हैं हम। ठीक है, औद्योगिक। मेलानिन का मतलब होता है मेलानिन पिगमेंट, डार्कनेस से जुड़ा हुआ है। डार्क, अधिक मेलानिन पिगमेंट। मेलानिन एक पिगमेंट होता है जो गहरे रंग के लिए रिस्पॉन्सिबल, जो कि गहरे रंग के लिए, डार्क कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है बेटा। ठीक है ना, है ना, है ना, ठीक है। फिर पेपर्ड मॉथ, मॉथ पतंगा एक तरह का इंसेक्ट होता है बेटा के। पेपर्ड मॉथ तो हम कहते हैं कि ये पेपर्ड मॉथ जो इसका साइंटिफिक नेम होता है विस्टन बिटुलेरिया के। इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल सिंपल सा सड़ा सा क्वेश्चन है ये कि जो इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म में जिस मॉथ का इस्तेमाल किया गया था उस मॉथ का साइंटिफिक नेम क्या है? तो पेपर्ड मॉथ, मॉथ जो है कॉमन नेम पेपर्ड मॉथ है और साइंटिफिक नेम इसका है विस्टन बिटुलेरिया। क्या क्लियर? इसके दो रूप होते हैं। एक होता है जिसमें जो लाइट, जो एक होता है लाइट कलर का, लाइट कलर का होता है। ठीक है, दूसरा होता है डार्क कलर का, दूसरा होता है डार्क कलर का। ठीक है, सुन लो। यानी आगे बढ़ने के पहले हम बेसिक चीजों को क्लियर कर लेते हैं। तो जो डार्क कलर का होता है वो डार्क कलर का इसलिए होता है कि उसमें मेलानिन पिगमेंट अधिक मात्रा में होता है। तो डार्क से होता है ना, ह्यूमंस भी होते हैं, कई लोग गोरे होते हैं, कई लोग जो है डार्क कलर के होते हैं। भाई कोई व्यक्ति यदि डार्क कलर का है तो उसका मतलब थोड़ा ना कम बुद्धिमान व्यक्ति है उठ के, अरे भाई उसके पास भी जो है वो आपसे ज्यादा ब्रेन हो सकता है, केवल वो जिस क्लाइमेटिक कंडीशन में रहता है वहां पर मेलानिन पिगमेंट बॉडी में अधिक है। भारत में मैंने देखा कि हम लोग जो है वो, हम क्या अमेरिकन्स भी गोरे और काले में भेद करते हैं। अमेरिकन्स के हिसाब से जो काला है वो काले का मतलब है जो अफ्रीकन ओरिजिन के लोग हैं, एशियाई ओरिजिन के लोग हैं। गोरा है मतलब जो ब्रिटिश ओरिजिन के लोग हैं। जो हमारे यहाँ पे हम जो सारे के सारे हम एक ही कंट्री के, एक ही रीजन के लोग हैं, लेकिन हम भी जो है वो
कॉम्प्लेक्शन में बात करते हैं। तो तभी तो बीच में आया ना कि फेयर एंड लवली जैसी क्रीमों को बैन कर दिया कि भाई ऐसे इनके ऐड नहीं करोगे, ऐसे कि गोरापन है तो सफलता, मेरी सफलता का राज है ये फेयरनेस क्रीम। ऐसा थोड़ी ना होता भाई कि केवल जो है वो ऐसा यदि होता तो लोग चेहरे पर चूना लगा के घूमते, ठीक है, सफेद पेंट करा लेते कि भैया सफलता, चम 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 सफलता। ऐसा थोड़ी ना होता। खैर छोड़िए उस बात को, अभी हम आते हैं इस इंसेक्ट पे। अभी हम बात करेंगे कि वेस्टर्न विटोलेरिया जो है इसके दो वैरायटी है, एक डार्क कलर की है, उसमें मेलानिन पिगमेंट अधिक मात्रा में डार्क कलर की, दूसरी जो है वो लाइट कलर की है, ठीक है, क्लियर। अब यहां पर नेचुरल सिलेक्शन का क्या संबंध है, हम बात करते हैं इस पर के। देखिए क्या हुआ बेटा, यदि गौर से देखेंगे, आपके गौर से देखेंगे आप, तो पहला यानी इमेज नंबर वन जो है ये इमेज नंबर वन जो है कि पहली जो इमेज है ये है औद्योगिक क्रांति के पहले की, औद्योगिक क्रांति इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के पहले की इमेज है इसके, ठीक है। अब आपको बता दूं मैं के 19th सेंचुरी के उत्तरार्ध में के हमारी 19वीं सदी के आखिर में जो है अचानक से जो है वो हम लोगों ने बहुत सारी मशीनों को बनाना सीखा, हमने इंडस्ट्रीज को लगाना सीखा, हमने के छोटी कॉटेज इंडस्ट्री से लेकर थोड़ी मीडियम साइज इंडस्ट्रीज बनने लगी। तो हमारे सबसे बड़ा तरक्की जो है वो 19th सेंचुरी के अंत में होना शुरू हुई वो, और वहां पर हमने मशीनीकरण करना शुरू किया, बड़े बड़े कल कारखाने लगाए हमने जिनमें कुछ बनाने के लिए बड़ी मात्रा में कोयला जलाया करते थे हमने कोयला जलाया, कोल का इस्तेमाल किया हमने, बड़ा धुआं निकला, वहां पे आसपास पॉल्यूशन फैला हमने। जिस पॉल्यूशन को लेकर आज हम लोग जो है वो दुखी रहते हैं, वो पॉल्यूशन पिछले 10 साल में नहीं निकला, ये पॉल्यूशन पिछले समय से इकट्ठा होता गया है आज के। ये हमारे पहले की पीढ़ियों ने जो पॉल्यूशन फैलाया था ना, वही पॉल्यूशन की कीमत हमको अब चुकानी पड़ रही है। इसलिए सब कहते हैं भैया अब आप रुक जाओ, हमें रुकना पड़ेगा, नहीं तो ये आने वाली पीढ़ियां कोसेंगी, वो बोलेंगे कि भैया तुमने कुछ नहीं किया, तुम लोग जो हमारे पूर्वज जो है वो किसी काम के नहीं थे, उनके पूरा अर्थ ऐसा कर गए, रहने के लायक नहीं बचा। खैर वो एक अलग कहानी, इसको हम जो है वो इन्वायरमेंटल इश्यूज में देखेंगे। अभी इतनी सी बात है कि औद्योगिक क्रांति के पहले मतलब उस समय ज्यादा कोई इंडस्ट्री हुआ नहीं करती थी, पॉल्यूशन का लेवल कम था, ठीक है, पॉल्यूशन का लेवल कम था, ठीक है। अब जब पॉल्यूशन कम होगा तो उसमें पेड़ जो होते हैं, जो ट्री होते हैं, ट्री की ट्रंक पर, पेड़ों की छाल पर जो है व्हाइट कलर का, इंग्लैंड में जो है व्हाइट कलर का लाइकेन होता है, जो बड़ा कॉमन था, वो पेड़ों की छाल पर मिलता था, ठीक है। तो पेड़ जो हैं, जितने भी ट्री थे, ट्री की सरफेस व्हाइट दिखाई पड़ती थी, वो ट्री की सरफेस व्हाइट दिखाई, क्रीम कलर की। देखिए ध्यान से, आप देख रहे हैं पहली इमेज में, आप देख रहे हैं कि ट्री की सरफेस हमको व्हाइट दिखाई पड़ रही है। अब इस व्हाइट सरफेस में आपको क्या दिखाई पड़ रहा है, आपको एक ब्लैक कलर का मॉथ दिखाई पड़ रहा है। देखिए ध्यान से, ये ब्लैक कलर का आप मॉथ देख रहे हैं, दिख रहा है आपको साफ साफ, ब्लैक कलर का मॉथ दिखाई पड़ रहा है। लेकिन यदि मैं आपसे बोलूं कि व्हाइट मॉथ को यहां पर ढूंढिए, आप बोल रहे हैं सर एक रेड सर्कल बना है, वहां क्यों बना वो सर्कल के, क्योंकि व्हाइट मॉथ जो आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है ना, वो यहां है, वो यहां है, ये है व्हाइट मॉथ। आपको देखने में दिक्कत जा रही है ना, देखिए मैंने इसको व्हाइट मार्क किया मैंने, व्हाइट मॉथ जो है वो पेड़ की छाल के समान कैमोफ्लेज कर रहा है, दिखाई नहीं पड़ रहा आपको। अरे दिखाई दे जाता, यदि आपको दिखाई दे जाता तो कोई चिड़िया पकड़ के ना खा लेती उस कीड़े को। आपको क्यों नहीं दिख रहा वो? इसलिए नहीं दिख रहा बॉस, क्योंकि वो उसके बैकग्राउंड से मैच कर रहा है, इसलिए नहीं दिख रहा आपको। तो आपने क्या, अब कोई चिड़िया वहां पर आई कि भैया आज तो जो है लंच में कीड़े खाना है, और कौन सा कीड़ा खाना है, वो पेपर्ड मॉथ इज माय फेवरेट, कि वो खाना है मुझे, वो आई चिड़िया, ठीक है। तो चिड़िया जब आई वहां पे, ये आ गई चिड़िया, ठीक है, ठीक है, चिड़िया आ गई। चिड़िया ने कहा अरे वाह हमको दिख गया एक मौत, कहां है, अरे ये रहा ये रहा मौत, के इसे खाएंगे हम तो, के ठीक, चलो हो गया लंच का प्रबंध, खा लिया। फिर चिड़िया ने ढूंढा कि अरे कुछ और दिख रहा है, नहीं दिख रहा, इसको वो नहीं पहचान पाई, इसको वो नहीं देख पाई, क्योंकि ये बैकग्राउंड में कैमोफ्लेज कर गया, नहीं दिखाई पड़ रहा के, तो ब्लैक मॉथ को खा लिया पकड़ के। अब कहानी का दूसरा मोड़ यहां पर आता है, जब औद्योगिक क्रांति हो चुकी थी। अब सुनिएगा बात, अरे पहले हम फंडामेंटल क्लियर करेंगे, फिर नेचुरल सेक्शन की बात करेंगे। जब औद्योगिक क्रांति हो चुकी थी तो उस समय क्या हुआ, उस समय पॉल्यूशन का लेवल बढ़ने लगा,
जो लंदन के आसपास के जो एरिया थे वहां पर पॉल्यूशन का स्तर बढ़ने लगा, और उस बढ़ते हुए पॉल्यूशन में लाइकेन जो पेड़ों की छाल पे ग्रो करती थी, पेड़ों की छाल को जो व्हाइट कलर प्रोवाइड करती थी, क्रीम कलर प्रोवाइड करती थी, वो लाइकेंस मरने लगे, खत्म होने लगे। तो अब पेड़ जो है, पेड़ की छाल तो डार्क कलर की होती है, जो पेड़ का जो ऊपरी हिस्सा होता है, सरफेस होती है, ट्री की सरफेस होती है, वो डार्क कलर की थी, दिखने लगी वो। अब पेड़ जो है, जो पेड़ हमको एक समय व्हाइट व्हाइट दिखाई पड़ रहे थे, वो सब पेड़ हमको ब्लैक ब्लैक दिखाई देने लगे सडनली। क्यों ऐसा हुआ? लाइकेंस मर गई, और इसके अलावा जो सूट था, कार्बन था, वो सरफेस पर जमा होने लगा, वो सरफेस पर जमा होने लगा। ठीक है, नंबर एक तो लाइकेन मर गए, तो पेड़ों की छाल डार्क कलर की दिखने लगी, और उसके ऊपर कार्बन और जमा हो गया, तो और डार्क दिखने लगे वो। अब कहानी का पूरा ट्विस्ट पलट गई बात। अब जो सफेद पहले छिपा हुआ था, उस सफेद को देखिए, आप बोल रहे हैं अरे सर ये तो आसानी से आइडेंटिफाई हो जाएगा, अलग ही दिखाई पड़ रहा है कि व्हाइट मॉथ बैठा हुआ है, चिड़िया आएगी व्हाइट मॉथ को पकड़ के खा जाएगी, क्योंकि उसे बैकग्राउंड से डिफरेंट दिखाई पड़ेगा ये। अब ब्लैक मॉथ कहां है? क्या देख पा रहे हैं आप? क्या आप देख पा रहे हैं ब्लैक मॉथ कहां है? देखो ध्यान से, ये है ब्लैक मॉथ, दिख रहा है? देखिए ध्यान से, ये है ब्लैक मॉथ। अरे मैंने ऐसे ही बना नहीं दिया डायग्राम, सच में था, मैंने इसको बॉर्डर कर दिया केवल उसको मिनट के। ये ब्लैक मॉथ है। क्या आसानी से पहचान में आ रहा है? नहीं आ रहा है। अब बताइए, इन दोनों घटनाओं में, यहां से लेके यहां तक हम बात करें, यहां से लेके यहां तक बात करें, ठीक है, एक औद्योगिक क्रांति के पहले, बिफोर है, एक इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के पहले है, एक आफ्टर है। आप बताइए कौन सा मॉथ आपको अधिक जीवित दिखाई पड़ेगा आफ्टर द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन? आप बोलोगे सर ब्लैक वाले को नहीं खा पा रही चिड़िया। क्यों नहीं खा पा रही चिड़िया? वो दिखाई नहीं पड़ रहा है, अब व्हाइट वाला कम होने लगा। मतलब एक जमाना था कि व्हाइट मॉथ की संख्या अधिक थी, ब्लैक मॉथ की संख्या कम थी, क्योंकि ब्लैक मॉथ को चिड़िया खा जाया करती थी, पॉपुलेशन में कम थे, व्हाइट मॉथ अधिक थे। लेकिन जैसे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, पेड़ की सरफेस काली हुई, तो नेचुरल सिलेक्शन अपने आप से एडवांटेज मिला उसको, ब्लैक मॉथ को, वो बचने लगा, व्हाइट मॉथ की पॉपुलेशन गिर गई, ब्लैक मॉथ की बढ़ने लगी। एक कैरेक्टर जो वेरिएशन था, विभिन्नता थी, बदलती हुई इन्वायरमेंटल कंडीशन में उसको बढ़ावा मिला और उसकी जनसंख्या बढ़ने लगी। आई बात समझ में? चलिए देखिए ध्यान से, अब आप गौर से इमेज ए को देखिए, जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के पहले का इमेज है, औद्योगिक क्रांति के पहले का इमेज है, और आप इमेज बी को देखिए जो उसके बाद का इमेज है। दोनों इमेजेस मान लीजिए आपकी ये एक ही पेड़ के एक ही सरफेस के लिए गए इमेज है। आप देखिए अब क्या फर्क है। पहले इमेज में आपको व्हाइट मॉथ को पहचानने के लिए आपको एफ दिखाई पड़ रहा, एफर्ट लगाना पड़ रहा है कि नहीं लगा, लेकिन ब्लैक मॉथ साफ साफ दिख रहा है। दूसरे वाले इमेज में हमने सेम इमेज को हमने जो है डार्क किया, कि आप देखिए, अब उसमें आपको अब दिख रहे हैं कि व्हाइट मॉथ आसानी से पकड़ में आ रहा है, ब्लैक मॉथ दिखाई नहीं पड़ रहा है। ठीक है या नहीं? आई बात समझ में? तो किसका नेचुरल सिलेक्शन हुआ, व्हाइट का या ब्लैक मॉथ का? ब्लैक मॉथ का नेचुरल सिलेक्शन हुआ। तो हमने क्या बोला, इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म, मतलब औद्योगिक क्रांति के कारण वो वाले मॉथ चुन लिए गए जो जिनमें मेलेनिन पिगमेंट अधिक मात्रा में था, जो डार्क कलर के थे, उनकी पॉपुलेशन बढ़ने लगी। ठीक है, मतलब यह हुआ, देखिए इंडस्ट्रियल एरिया, और वहीं जबकि इसी चीज को दिया वहां पे जो इंग्लैंड के आसपास अंदर वाले जो गांव थे, जो अंदर वाले विलेजेस थे, वहां जाओगे तो वहां कहानी उल्टी है। वहां पर इंडस्ट्रीज नहीं है, पॉल्यूशन नहीं है, तो वहां अभी भी व्हाइट मॉथ अधिक है, ब्लैक मॉथ कम है। लेकिन जहां पे औद्योगिक क्रांति थी, यहां पे इंडस्ट्रीज थी, यहां पे ब्लैक मॉथ अधिक है, व्हाइट मॉथ कम है। आई बस में मतलब इन्वायरमेंटल कंडीशंस का कितना फर्क पड़ा। आई बस देखो, पहले वाले में देखिए चिड़िया व्हाइट मॉथ खा रही है इंडस्ट्रियल एरिया के, और एग्रीकल्चर एरिया में देख रहे हो आप ब्लैक मॉथ खा रही है। आप देखिए इमेज के, ये इमेजेस को ध्यान से देखेंगे ना तो थ्योरी रटना नहीं पड़ेगा बिल्कुल भी। ठीक है बेटा, आई बात समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं, है ना। देखिए ना, तो ये केवल आपको इमेजेस दिखा रहा है उससे ताकि आपके ब्रेन में स्टोर हो जाए कि सर बताना क्या चाह रहे थे। ठीक है ना, चलिए। Industrial mechanism is a term used to describe the adaptation of a population in response to pollution. Important, ठीक है। यानी औद्योगिक कृष्णता, हिंदी में बोलते हैं इसको औद्योगिक कृष्णता, हिंदी में बोलते हैं औद्योगिक कृष्णता। इंडस्ट्रियल मैनरिज्म इज अ टर्म, वह शब्द है
जो एक जनसंख्या में प्रदूषण के प्रभाव में, जो कि एक जनसंख्या में प्रदूषण के प्रभाव में अनुकूलन को दर्शाता है। इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट इज अ टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द एडॉप्टेशन ऑफ ए पॉपुलेशन इन रिस्पॉन्स टू पॉल्यूशन। औद्योगिक कृष्णता वह शब्द है जो प्रदूषण के प्रभाव में एक जनसंख्या में अनुकूलन को दर्शाता है। One example of rapid industrial menace occurred in population of peppered moth in the area of Manchester, England। ये घटना को इंग्लैंड के मैनचेस्टर के आसपास जो है उसको देखा गया कि 1845 से टू 1890 के। पेपर्ड मॉथ इज फेयरली कॉमन इन इंग्लैंड। इंग्लैंड में पेपर्ड मॉथ बड़ी संख्या में पाए जाते हैं, ठीक है। दो फॉर्म में होते हैं, डार्क फॉर्म में होते हैं और लाइट फॉर्म में होते हैं, दो रूप में होते हैं, ठीक है। देखिए मतलब जो इनिशियली, देखिए अब ये क्या है यहां पे इस इन ग्राफ को बड़े ध्यान से देखिए, ये इंपॉर्टेंट ग्राफ है के। इनिशियली जो ओरिजिनल पॉपुलेशन थी उसमें व्हाइट मॉथ जो है वो संख्या में अधिक थे, उनकी पॉपुलेशन अधिक थी, ब्लैक मॉथ की पॉपुलेशन कम थी, ठीक है। लेकिन जब औद्योगिक क्रांति हुई तो उसके बाद क्या हुआ कि ब्लैक मॉथ को जो है एडवांटेज मिला, उसे ब्लैक मॉथ को एडवांटेज मिला क्योंकि सर पेड़ काले हो चुके थे तो उसको कैमोफ्लेज करने में, उसको जो है बैकग्राउंड से मैच कर गया वो, तो उसके जीवित रहने की संभावनाएं बढ़ गई। तो ये क्या है, ये एक प्रकार का डायरेक्शनल नेचुरल सिलेक्शन है। ये एक प्रकार का डायरेक्शनल नेचुरल सिलेक्शन है कि एक दिशा में जैव विकास हो रहा है के, यानी यहां पर जो है वो प्राकृतिक चेंज है एक दिशा में हो रहा है क्योंकि वहां की इन्वायरमेंटल कंडीशन इस तरह की हो चुकी थी कि ब्लैक मॉथ जो है उसके सर्वाइव होने की संभावनाएं बढ़ गई थी, ठीक है ना भाई। नेचुरल सिलेक्शन का मतलब तो वही है ना बेटा कि कुछ भी बदला, कोई ऐसा कैरेक्टर जो हमारे अंदर प्रेजेंट है वो हमको बचा ले गया। अब आप बताओ, आपको एक बड़े मजे की कहानी बताता हूं आपको मैं। अब चूंकि मैं आपको पता है आप लोगों को कि मैं प्रैक्टिसिंग डॉक्टर हूं, मैं एक डायबिटोलॉजिस्ट हूं। आप गूगल कर सकते हैं, आई एम ए डायबिटोलॉजिस्ट, आई हैव ए डायबिटीज सेंटर, जो पिछले कुछ महीनों से जो है उसको हम लोग, चूंकि हमारे डायबिटीज के मरीज ओल्ड एज के होते हैं, अधिक सेंसिटिव होते हैं, कोमॉर्बिड कंडीशन अधिक होती है, तो हमारे क्लिनिक महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने किए ऑर्डर हैं, तो अभी हम लोग जो है वो सब वीडियो कंसल्टेशन कर रहे हैं या हम टेलीफोनिक कंसल्टेशन कर रहे हैं। तो पिछले मार्च से लेकर अब तक मेरा क्लिनिक डायबिटीज सेंटर बंद पड़ा हुआ है। क्यों बंद पड़ा है? क्योंकि कोविड के चलते हम जो है वो एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं उसको। तो हमारे पास जो है हम लोग डायबिटीज के अलग, मैं डायबिटोलॉजिस्ट हूं, मैं अलग अलग मेडिकल कॉन्फ्रेंस जाता हूं और हम लोग जो है वो कई सारे कॉन्फ्रेंस में जाके बहुत सारे ऑथर को सुनते भी हैं, कई सारे बड़ी बड़ी बुक्स के ऑथर भी होते हैं, कई बड़े डॉक्टर भी वहां पे होते हैं कि मैं भी कई जगह बोलता हूं, मुझे भी बहुत हजारों संख्या में लोग सुनते हैं। मैंने कई सारे पेपर प्रेजेंट किए हुए हैं, मैंने कई सारे रिसर्च पेपर पर भी मैंने काम किया हुआ है, कई सारे रिसर्च पेपर का मैं साथ में पार्ट भी रहा हूं बैठ के। और बेसिकली आई एम मोर फॉर, मतलब मुझे रिसर्च से भी ज्यादा इंटरेस्ट आता है कि कुछ नई चीज को बतलाने में, कुछ नई चीज को समझने में। तो अभी हम लोगों का एक ग्रुप है जो RSSDI जो है रिसर्च सोसाइटी जो है डायबिटीज के लिए जो इंडिया में है, वहां पर हम लोग जो है वो एक जीन पे काम कर रहे थे कि हाँ हम, जिसे कभी गौर करना आपके, हम इंडियंस भी उतना ही खाना खाते हैं जितना खाना यूरोपियन खाते हैं, सेम टाइप का फूड खाते हैं, लेकिन हम लोगों की बॉडी की टेंडेंसी है कि थोड़ा भी खाना खाएंगे ना तो पेट बाहर निकल आएगा। बड़ा परेशान, मैं भी बड़ा परेशान रहता हूं, मतलब मैं भी अपने खाने में जाके कुछ खाता हूं तो यही सोचता हूं कि अरे यार इससे पेट बाहर निकलेगा, थोड़ा बहुत निकला है और बाहर निकल आएगा। एक जमाने में जब मैं कॉलेज वाले में था ना तो मैं दुबला पतला हुआ करता था, उस समय में मैंने डाबर रेस्टोरा, झंडू पंचारेस्ट के और स्वास्थ्यवर्धक कैप्सूल और दूध मलाई, मतलब मैं दूध का पैकेट लेके आता था, पैकेट को खोला और जो कच्चा दूध या आधा लीटर पी लिया करता था ताकि थोड़ा बॉडी बिल्डर हो जाऊं, थोड़ा मोटा हो जाऊं, पर नहीं हुआ। वैसे ही सिंगल फ्रेम दुबला का दुबला रहा। जब मैं सिलेक्ट हुआ था, मेडिकल कॉलेज में पहुंचा था ना, आपको बता दूं मैं, जब मैं MBBS फर्स्ट ईयर पहुंचा था ना तो मेरी जो वेस्ट साइज था वो 26 था, मेरा वजन 48 किलो था। आप सोच सकते हैं कि इतना दुबला पतला मनुष्य की तेज हवा चले तो उड़ जाए, वैसा मैं था फर्स्ट ईयर MBBS में। आज सुबह सुबह 5-6 किलोमीटर वॉक करनी पड़ती है, ठीक है, शाम को आधा 1 घंटा जो है वो वर्कआउट करना पड़ता है क्योंकि भैया फिट रहना है, तो पेट और बाहर निकल आएगा। थोड़ा बहुत जो निकला उसको लेके जो है वो कई कपड़े पहनने में सोचते हैं यार टी-शर्ट है दिखेगा, पेट दिखेगा, मतलब सच्चाई बता रहा हूं उनके।
तो मैं भी बड़ा मतलब मुझे भी पता करना है कि यार कि इतना सब हम तो थोड़ा सा ही खाते हैं खाना, ऐसा भी कि सब कुछ अच्छा करते हैं, वर्कआउट भी, लेकिन तब भी टेंडेंसी है। क्या टेंडेंसी है भाई? हमारे भारत में आप देखो तो अधिकांश लोग वैसे दिखेंगे। क्या कारण है? यूरोप जाओ कभी आप, आपको वहां पे बहुत कम लोग दिखेंगे ऐसे। आप कभी, मैं अमेरिकन की बात, अमेरिकन में मिक्स रेस है उसकी बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं यूरोप की बात कर रहा हूं प्रॉपर। क्यों ऐसा है? आप मिडिल ईस्ट जाओ, वहां लोग फिट दिखेंगे, टर्की वर्की में जो है अपना। कारण यह है कि भारत में भी क्या हुआ, अब सुनिए कहानी आप, इसका संबंध इस कहानी से। भारत में भी क्या हुआ, एक जमाने में खूब अकाल पड़ा, मतलब अकाल पड़ गया, लोग कुछ दिन तक खाना नहीं मिला, तो बचेगा जिंदा कौन? यानी भारत एक ऐसी हमारा इंडिया की बात, मतलब पुराने भारत की बात कर रहा हूं मैं, जिसमें कि हमारा पाकिस्तान जो और बांग्लादेश और ये सब शामिल थे, अफगानिस्तान, मतलब बड़ा जो हिंदुस्तान बड़े जमाने में था ना, वो उसकी बात कर रहा हूं मैं। तब बड़े अकाल वकाल पड़े, और जो है हमारे, और ये अभी से नहीं, ये तो कई 100 वर्षों से चला रहा है कि फूड की स्कार्सिटी हो गई, मानसून नहीं आया, गर्मी दिख पड़ी के तमाम झमेला, और उसके चलते पॉपुलेशन को दाने दाने को मोहताज होना पड़ा। अकाल की समस्या भाई, हमारे यहाँ पे फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया क्या काम करता है? वो भोजन को इकट्ठा कर रखता है, वो कभी कोई दिक्कत आए तो फूड को हम सप्लाई कर सकें, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन में फूड को देते हैं वो लोग। हमारे देश में फूड का बड़ा भारी भंडार रहता है हमेशा, दिक्कत ना हो, प्राइमरी नीड है आदमी की। भाई टेक्नोलॉजी ना हो चलेगा, पर फूड ना हो नहीं चल पाएगा। तो हम लोग, हमारी पूरी एशियाई पॉपुलेशन, सुनिए बात, पूरी एशिया की पॉपुलेशन, स्पेशली जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, इस जनसंख्या ने बहुत बड़ी मात्रा में, बहुत बड़ी कईयों बार अकाल को सहा है, कईयों बार खाना एक बार मिला, कई बार खाना नहीं। तो बॉडी की टेंडेंसी थी, हो गई कि वो जीन चुन लिए गए जो खाना खा के पहले स्टोर कर लें। एंड सबसे पहले बचत करो भाई, जो खा रहे हो थोड़ा सा जलाओ, थोड़ा बर्न करो और कुछ स्टोर कर लो, पता नहीं कल भोजन मिले या ना मिले। ये हजारों वर्षों की कहानी है आदमी की इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, कि भोजन मिला है, अगली बार कब मिलेगा कोई गारंटी नहीं, इसलिए फूड का एक हिस्सा स्टोर कर लिया जाए। तो हमारे अंदर वो जीन्स जो झट से फैट में कन्वर्ट करते हैं, फैट सेल्स को बनाते हैं, वो हमारे अंदर डोमिनेट कर गए। हमारी बॉडी में जो है वो जीन्स प्रेजेंट है, थ्रिप्टी जीन्स, इसे थ्रिप्टी जीन कॉन्सेप्ट बोलते हैं डायबिटीज में हम लोग। जो झट से फूड मिला, थोड़ा भी एक्स्ट्रा फूड हुआ है, जो आवश्यकता है उतने के बाद में जो फूड है उसको झट से वो फैट में कन्वर्ट करता है कि रखो भैया इसको स्टोर करो, डाल दो पेट में इसको अंदर, पता नहीं कल कहीं मिलेंगे। अब हम जो है वो सक्षम हो चुके हैं, अब भोजन की चिंता हमारे देश को नहीं है, पर्याप्त भोजन है हमारे पास में। अब क्या है, अब वो जीन तो जीन है, वो कहता भैया तुम दे रहे हो भोजन, हम तो निकलेंगे बाहर, हम तो पेट को निकालेंगे बाहर, क्योंकि हमको तो काम ही ये सुपा गया था। हमारे अंदर वो जीन्स डोमिनेट कर गए। तो जो मैं बतला रहा हूं ये सब पे रिसर्च चल रहा है, कई लोग इसको मानते भी कॉन्सेप्ट को, थ्रिप्टी जीन कॉन्सेप्ट बोलते हैं, गूगल कर लीजिएगा इसको। अभी हम बात कर रहे हैं कि वैसे ही प्रकृति में मतलब कोई ना कोई चुनौती सामने आती है, कई बार बुरे अच्छे ये नहीं देखा जाता, कई बार हम बोलते हैं ना अच्छा है बुरा नहीं, जो सर्वाइवल के लिए जरूरी है वही अच्छा है प्रकृति के लिए। जो सर्वाइवल के लिए जरूरी है, ब्लैक मॉथ सर काले रंग का है तो छिप जाएगा, अरे भाई वो उस समय जिंदा बचने के लिए जरूरी था तो उसको बढ़ावा मिला, ठीक है। चलिए अब एनसीईआरटी क्या लिखता है, बात करते हैं इस पे। अनदर इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन सपोर्टिंग इवोल्यूशन, यानी इवोल्यूशन को सपोर्ट करने वाला जो प्रेक्षण है, जो नेचुरल सिलेक्शन के बारे में बतलाता है, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट बात करके याद रखिएगा। मतलब ऑब्जर्वेशन जो इवोल्यूशन को सपोर्ट करता है, जिसका संबंध नेचुरल सिलेक्शन से है, वो इंग्लैंड से मिला हमें, क्लियर। कंट्री इंग्लैंड, सिटी मैनचेस्टर के आसपास, लंदन के आसपास, ठीक है, मेनली मैनचेस्टर के आसपास स्टडी हुआ इसका। इन ए कलेक्शन ऑफ मॉथ मेड इन 1850s बिफोर इंडस्ट्रियल, के औद्योगिकरण के पहले की बात कर रहे हैं, 1850 की बात कर रहे हैं हमके, ये देखा गया था। इट वॉज ऑब्जर्व दैट देयर वेर मोर व्हाइट विंग्ड मॉथ ऑन ट्रीज देन डार्क विंग्ड और मेलनाइज्ड मॉथ, के ये देखा गया था कि जो पेड़ है, पेड़ पर सफेद रंग के पतंगे अधिक पाए जाते हैं एज कंपेयर टू दी डार्क गहरे रंग के काले रंग के पतंगों की तुलना में, मौत की तुलना में, ठीक है ना। However, in the collection carried out from the same area, उसी एरिया से बाद में 1920 के आसपास कलेक्शन किया गया, ये बात है इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद की बात है, 1920 में।
देयर वेर मोर डार्क विंग्ड मॉथ, तब पाया गया कि ब्लैक कलर के डार्क कलर के मॉथ की संख्या अधिक है सेम एरिया में, ठीक है, मतलब प्रपोर्शन पूरा बदल गया के। कहा 1850 में जब औद्योगिकरण नहीं हुआ था इंग्लैंड में, तब देखा गया उस एरिया में, मैनचेस्टर वाले एरिया में देखा गया कि जो मॉथ है, सबसे अधिक मॉथ जो है वो व्हाइट कलर के हैं। लेकिन जब 1920 में तकरीबन 70 साल के बाद जो है औद्योगिकरण होने के बाद वहां देखा गया, तो मालूम चला कि वहां पर ब्लैक मॉथ की संख्या अधिक है, व्हाइट मॉथ की संख्या कम है, मतलब रेशियो पूरा उल्टा हो गया, ठीक है। फिर अब साइंटिस्टों ने, वैज्ञानिकों ने कोशिश किया ढूंढने की भाई ऐसा क्यों हुआ। द एक्सप्लेनेशन पुट फोर्थ फॉर दिस ऑब्जर्वेशन वाज द प्रेडेटर विल स्पॉट ए मॉथ अगेंस्ट ए कॉन्ट्रास्टिंग बैकग्राउंड। मैंने कहा ना आपसे भाई, ब्लैक मॉथ ब्लैक सरफेस पर रहेगा तो शिकारी को ढूंढने में दिक्कत होगी, कैमोफ्लेज कर जाएगा, बैकग्राउंड के समान दिखाई पड़ेगा, तो उसको अलग से आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा। लेकिन जब उस ब्लैक सरफेस पर व्हाइट मॉथ बैठेगा तो अलग से दिखाई पड़ेगा, खा जाएगा पकड़ के। पहले बात उल्टी थी कि व्हाइट सरफेस पर ब्लैक मॉथ बैठेगा, अलग दिखाई पड़ता था, तो बैकग्राउंड कंट्रास्टिंग होता। अभी क्या है, ब्लैक मॉथ का सिमिलर बैकग्राउंड ब्लैक हो गया औद्योगिकरण के बाद में, ठीक है, तो वो बच गया। ड्यूरिंग पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन पीरियड द ट्री ट्रंक बिकम डार्क ड्यू टू इंडस्ट्रियल स्मोक एंड सूट के। जब औद्योगिकरण के बाद में जो पेड़ों का तना था वो क्या हुआ, वो गहरे रंग का हो गया, वो क्योंकि यहां पर जो है औद्योगिकरण में निकला हुआ धुआं और जो डस्ट था वहां जमा होने लगा वो, ठीक है। अंडर दिस कंडीशन, इस अवस्था में, अंडर दिस कंडीशन द वाइट विंग्ड मॉथ डिड नॉट सर्वाइव ड्यू टू प्रेडेटर। तब व्हाइट विंग्ड मॉथ जो है उनको जिंदा रहने में दिक्कत हो रही थी, क्योंकि वहां पर शिकारी उसको ढूंढ लिया करते थे। जबकि डार्क विंग्ड और मेलनाइज मॉथ सर्वाइव, जबकि जो गहरे रंग के मॉथ थे वो जीवित बच रहे थे। कारण था कि उसको वो अलग से आइडेंटिफाई करना उनको मुश्किल था। बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन सेट इन, जब औद्योगिकरण नहीं हुआ था तब की बात करें हम, थिक ग्रोथ ऑफ ऑलमोस्ट व्हाइट कलर्ड लाइकेन कवर्ड द ट्रीज। तब व्हाइट कलर का लाइकेन पेड़ों की सरफेस को कवर किया हुआ था, तो पेड़ों की सरफेस जो है वो व्हाइट कलर की दिखाई पड़ रही थी। याद रखिएगा, लाइकेन कभी भी पॉल्यूशन वाले एरिया में ग्रो नहीं करते। लाइकेन्स आर द वेरी गुड इंडिकेटर फॉर द पॉल्यूशन। लाइकेन जो होते हैं पॉल्यूशन के लिए सेंसिटिव होते हैं, ठीक है। तो पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं था तो पॉल्यूशन नहीं था, तो लाइकेन सर्वाइव कर रहे थे, व्हाइट कलर का सरफेस बना रहे थे। तो इस बैकग्राउंड में व्हाइट कलर के मॉथ सर्वाइव कर रहे थे, लेकिन डार्क कलर के मॉथ जो है उनको शिकारी पकड़ लिया करते थे, इसलिए वो खत्म हो जाया करते थे, ठीक है ना। कोई कठिनाई बेटा इसमें है ना, कई बच्चों को समझ में नहीं आती बातें इसके, तो मैंने बिल्कुल सिंप्लीफाइड तरीके से बताया आपको ये। Hello, everyone. My name is Newton. I hope you are enjoying. Sorry to disturb you in between lecture, but it's important to inform you. You should download BioMentors app from Google Play Store. We need your support, so please take subscription to become an official commando of BioMentors. Bye bye. Continue your lecture. ठीक है, चलिए अब ये तो कहानी हुई इंडस्ट्रियल मेलानिन के। अब लाइकेन की बात चुकी आई तो थोड़ा उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। ये आप देख रहे हैं, एक पेड़ का तना देख रहे हैं और उस तने पर ग्रो करती हुई आपको लाइकेन दिखाई, ये है लाइकेन, ये लाइकेन दिखाई पड़ रही है, ठीक है। मैं इसको इस तरह से लेता हूं, इससे लेता हूं, हाँ, ये आपको लाइकेन दिखाई पड़ रहा है आपको, ठीक है, लाइकेन है ना, जो व्हाइट व्हाइट देख रहे हो लाइकेन है, बिल्कुल एक जो है वो पपड़ी के रूप में, पर्थ के रूप में प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। लाइकेन जो होते हैं एल्गी और फंजाई के सिम्बायोटिक एसोसिएशन होते हैं। लाइकेन एल्गी और फंजाई के, कवक और शैवाल के सहजीवी संबंध होते हैं। दीज आर द सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ एल्गी एंड द फंजाई। क्या ये सबसे सेंसिटिव होते हैं पॉल्यूशन के लिए, ठीक है। देखिए आप लाइकेंस को देख रहे हैं, ठीक है, व्हाइट भी होते हैं, ग्रीन भी, कई तरह लाइकेंस आर वैरायटी ऑफ लाइकेंस पाए जाते हैं, ठीक है। इंग्लैंड में व्हाइट लाइकेन जो है वो उस एरिया में सबसे अधिक थे, इसलिए सरफेस व्हाइट दिखाई पड़ती थी। लाइकेंस जो होते हैं वो पॉल्यूशन के, दे आर द गुड इंडिकेटर ऑफ पॉल्यूशन, और स्पेशली दे आर वेरी सेंसिटिव टू दी SO2 पॉल्यूशन के, सल्फर डाइऑक्साइड के पॉल्यूशन के लिए ये मोर सेंसिटिव होते हैं। कि बुशी लाइकेन जो बुशी लाइकेन जो बुश के समान दिखाई पड़ते हैं, वो उनको एकदम क्लीन एयर की रिक्वायरमेंट होती है। कि कुछ लाइकेन ऐसे होते हैं स्मॉल अमाउंट ऑफ एयर पॉल्यूशन को टॉलरेट कर पाते हैं, लेकिन कोई भी लाइकेन जो है सल्फर डाइऑक्साइड के हैवी पॉल्यूशन को टॉलरेट नहीं कर पाता। दे आर द इंडिकेटर ऑफ द पॉल्यूशन, ठीक है। देखिए एनसीईआरटी क्या लिखता है,
डू यू नो दैट लाइकेंस कैन बी यूज्ड एज इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन इंडिकेटर? क्या आप जानते हैं कि लाइकेन औद्योगिक प्रदूषण के सूचक के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं? एंड दे इंडिकेट दे आर मेन इंडिकेटर ऑफ द सल्फर डाइऑक्साइड पॉल्यूशन, SO2 पॉल्यूशन के ये सबसे बड़े इंडिकेटर होते हैं। और SO2 पॉल्यूशन किससे आता है? ये कोल बर्निंग से आता है, कोल और पेट्रोलियम बर्निंग, कोल और पेट्रोलियम बर्निंग से आता है। कोयले को फॉसिल फ्यूल, दोनों को मिला के हम बोलते हैं फॉसिल फ्यूल के, जो फॉसिल फ्यूल को आप जलाते हैं ना, उससे जो है वो हमको लाइकेन मिलते हैं। आपको पता है जो फॉसिल फ्यूल, जो कोयला निकालते हैं, ये बेसिकली पुराने जमाने के जिम्नोस्पर्मिक ट्री है। जिम्नोस्पर्मिक ट्री है जो अंदर दब गए, जिम्नोस्पर्मिक ट्री है जो अंदर दब गए हैं। अधिकांश जो है कोयला हमको उन्हीं ट्री का मिलता है, जिम्नोस्पर्मिक ट्री से दब गए, दबने के बाद जो बना है वो कोयला बना उससे, ठीक है। लाइकेन्स दे विल नॉट ग्रो इन एरिया दैट आर पॉल्यूटेड, ये प्रदूषित एरिया में ग्रो नहीं करते हैं। हेंस मॉथ that were able to camouflage themselves, hide in the background, survived के। देखो सिंपल सी बात है ना, ये जो जब लाइकेन प्रेजेंट था इंडस्ट्रियलाइजेशन के पहले, पेड़ों की सतह पर लाइकेन प्रेजेंट थे क्योंकि वहां पर पॉल्यूशन नहीं हुआ था, तो व्हाइट मॉथ छिपा रहे थे अपने आप को, ब्लैक मॉथ अलग से पकड़ में आ रहे थे, तो अलग से पहचान में आ रहे थे, इसलिए उनको प्रेडेटर खा लेता था। लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद कहानी दूसरी हो गई, पॉल्यूशन होने के कारण जो है लाइकेन खत्म हो गया, तो अब क्या हुआ, अब बैकग्राउंड में ब्लैक मॉथ छिपने लगे और व्हाइट मॉथ दिखने लगे, ठीक है। दिस अंडरस्टैंडिंग इज सपोर्टेड बाय द फैक्ट दैट द एरिया वेयर इंडस्ट्रियलाइजेशन डिड नॉट अकर इन रूरल एरियाज द काउंट ऑफ पेलेनिक मॉथ वाज लो, क्योंकि वहां पर व्हाइट लाइकेन प्रेजेंट था। दिस शोज दैट इन ए मिक्स्ड पॉपुलेशन दोज दैट कैन बेटर अडॉप्ट, सर्वाइव एंड इंक्रीज द पॉपुलेशन साइज। देखिए अब सिंपल सी बात है, जनसंख्या में, पॉपुलेशन में शुरू से ब्लैक और व्हाइट मॉथ दोनों प्रेजेंट थे। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा बेटा, के एकदम अटेंटिव हो गए। पॉपुलेशन में ब्लैक और व्हाइट मॉथ शुरू से प्रेजेंट थे। बात यह थी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के पहले ब्लैक मॉथ संख्या में कम थे, व्हाइट मॉथ अधिक थे, ठीक है, क्लियर। मिक्स पॉपुलेशन थी, लेकिन जब परिस्थितियां बदली, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, सरफेस जो है ब्लैक होने लगा, तब भी पॉपुलेशन मिक्स थी, लेकिन इस बार रेशियो बदल गया, जीन फ्रीक्वेंसी बदल गई। अब ब्लैक मॉथ की संख्या अधिक हो गई, व्हाइट मॉथ की संख्या कम होने लगी, ठीक है ना। तो देखिए यहां पर एडॉप्टेशन कहां पर हुआ, देखिए यहां पे क्या है, हमने कहा पहले से पॉपुलेशन प्रेजेंट थी, किसके कैरेक्टर को बढ़ावा मिला, किसका कैरेक्टर जो है वो नेचुरली सिलेक्ट हुआ, वो जो ब्लैक मॉथ था उसका, ठीक है। साफ साफ लिखा है एनसीईआरटी में कि गलती मत करना बेटा, कोई भी कंप्लेंट, कोई भी चाहे ब्लैक या व्हाइट जो भी मॉथ थे वो कंप्लीटली वाइप्ड आउट, कंप्लीटली खत्म नहीं होते। कि रिमेंबर दैट नो वेरिएंट इज कंप्लीटली वाइप्ड आउट। एंड शुरू में भी ऐसा नहीं था कि सारे ब्लैक मॉथ थे, कोई भी व्हाइट मॉथ नहीं था, ऐसा नहीं था। कि बाद में भी ऐसा नहीं हुआ कि केवल सभी ब्लैक मॉथ है, व्हाइट मॉथ ना, हमेशा प्रेजेंट रहे, लेकिन रेशो बदल गया। पहले व्हाइट मॉथ अधिक थे, ब्लैक मॉथ कम थे, अब ब्लैक मॉथ अधिक है, व्हाइट मॉथ कम है, याद रखिएगा, ठीक है। अब क्या और भी कुछ प्रमाण है इसके, क्या कुछ और भी एविडेंसेस हैं इसके अलावा जिन पर हम यकीन कर सकें? बिल्कुल प्रमाण है। देखिए हम क्या करते हैं, हर साल हम जो है वो अपने खेतों में, अपने खेतों के अंदर हम हर साल जो है वो पेस्टिसाइड कुछ रखते हैं, इंसेक्टिसाइड कुछ रखते हैं, हमके कीटनाशक का छिड़काव करते हैं, हमके पेस्टिसाइड का छिड़काव करते हैं हमके। अब आप बोलोगे सर ये पेस्ट क्या होते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेस्ट? अरे अनवांटेड इंसेक्ट जो फसल को डैमेज करते हैं, अनवांटेड इंसेक्ट और एनिमल जो हमारी फसल को नष्ट करते हैं वो पेस्ट कहलाते हैं। इंसेक्ट होंगे तो इंसेक्टिसाइड यूज करेंगे हम। पेस्ट में तमाम तरह के एनिमल आ सकते हैं उसमें, तो पेस्टिसाइड वर्ड यूज करते हैं। चूहे होंगे तो रोडेंटिसाइड वर्ड यूज करेंगे, चूहों के लिए रोडेंटिसाइड इस्तेमाल करते हैं, पर कॉमन वर्ड है पेस्टिसाइड के। तो हम क्या बोलते हैं, हम कहते हैं कि फसलों को कीड़ों के नुकसान से, कीड़ों से होने वाले नुकसान को बचाने के लिए हमने पेस्टिसाइड को छिड़कते हैं। अब देखिए क्या हुआ, आप यहां पे इमेज नंबर 1 के ऊपर ध्यान दीजिए। आप क्या, एक लीफ थी, लीफ के ऊपर कई सारे कीड़े प्रेजेंट थे। देखिए व्हाइट 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 बहुत सारे कीड़े दिखाई पड़ रहे हैं आपको, एक रेड कीड़ा दिखाई पड़ रहा है आपको, व्हाइट बीटल देख रहे हैं, एक रेड बीटल देख रहे हैं यहाँ पे। अब ये क्या करते हैं, एक पत्ती, ये लीफ को खा जाया करते थे, हमने इसको बचाने की कोशिश की, हमने उसके ऊपर पेस्टिसाइड का छिड़काव किया हमने। क्या हुआ, व्हाइट वाले अधिकांश कीड़े मर गए, अधिकांश, सब नहीं मरे, अधिकांश मर गए, लेकिन रेड वाला कीड़ा देखो एक अकेला था लेकिन वो जिंदा बच गया। मतलब
वो पेस्ट को बर्दाश्त कर लिया, वो उस जहर को बर्दाश्त कर लिया, वो पॉइजन को बर्दाश्त करने की कैपेसिटी थी उसकी बॉडी में कि वो पॉइजन को डिटॉक्सिफाई कर लिया, उसने बच गया। ठीक है, अब बाद की कई पीढ़ियों के बाद क्या देखा आपने देखा, अरे हम पेस्टिसाइड को छिड़कते हैं तब भी कीड़ा नहीं मर रहे हैं, तब भी कीड़े नहीं मर रहे हैं। क्यों नहीं मर रहे हैं? अरे रेड वाला जो था ना वो बच गया था पहले, उसने अपने जैसी जनसंख्या तैयार कर दी। देखिए अब दूसरी इमेज में देखिए, इमेज नंबर 3 के, ये सेकंड इमेज था, इमेज नंबर 3 देखिए। इमेज नंबर 3 में क्या देख रहे हैं आप? देख रहे हैं कि रेड वाला कीड़ा जो है संख्या में बढ़ चुका है क्योंकि उसका नेचुरल सिलेक्शन हो गया है। ये सिलेक्शन हमारे कारण हुआ है, मतलब हमेशा बोलेंगे ये जो सिलेक्शन ये प्रकृति ने नहीं किया, ये हमारे कारण हुआ के हम बोलते हैं एंथ्रोपोजेनिक, मानव निर्मित के एंथ्रोपोजेनिक सिलेक्शन बोलते हैं इसको। हमने छिड़काव किया इसलिए ऐसा हुआ के, तो एंथ्रोपोजेनिक सिलेक्शन हुआ, मतलब एक तरीके का नेचुरल सिलेक्शन ही है। तो क्या हुआ, मतलब उसी की समान घटना घटी है कि रेड वाला बच गया था, संख्या उसने बढ़ा ली अपनी। अब आपने दवा छिड़की, व्हाइट वाले कुछ थे वो मर गए, लेकिन तब भी टोटल ओवरऑल कीड़ों की संख्या बढ़ गई। पहले देखो, पहले केवल 3 दिखाई पड़ रहा, 5 दिखाई पड़ रहा, संख्या बढ़ गई, ओवरऑल बढ़ गई ना। अब अधिकांश कीड़े वो हो गए जो एक समय के बाद में पेस्टिसाइड जिसको आप छिड़क रहे थे उस पर रिस्पॉन्ड वो नहीं करेंगे। अब उस पर वो रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा उनको। आप बोलोगे अरे यार क्वालिटी खराब हो गई शायद पेस्टिसाइड की। नहीं, क्वालिटी मल्टी खराब नहीं हुई है। आज आप ऑल आउट लगा लो, मच्छर भागता ही नहीं है। मॉर्टिन लगा लो, मच्छर भागता ही नहीं है। थोड़ा इधर उधर घूम के आया, अभी लगाया है, घूम के आता हूं जरा ना, थोड़ा असर कम होगा, हल्का नशा आता है, ऐसे नीचे गिर जाता, फिर उठ जाता है। कोई बात नहीं, सो जा बाबू, तूने लगाया ये ऑल आउट है ना, मैं भी अभी जो है वो लेके आया हूं पावर अपना के। मैं भी अब जो है मेरे पिताजी के पिताजी तुम्हारे इस ऑल आउट से डरा करते थे। मैं आज का मच्छर हूं, क्रांतिकारी मच्छर हूं, मैं नहीं डरता। बस चलेगा ना, एक दिन थोड़ा और बड़ा होऊंगा साइज में, टाइगर मॉस्किटो और बड़ा होऊंगा, 10 मच्छर आएंगे, ऑल आउट उखाड़ के बाहर घर के बाहर फेंक देंगे। और समय और वक्त बदलेगा तो थोड़ा मच्छर और पावरफुल हो जाएंगे। तुम सो रहे होगे मच्छरदानी में, तो मच्छरदानी को निकाल के बाहर फेंक देंगे, तुम्हें उठा के ले जाएंगे बाहर छत पे, चलो खून पीते हैं इसका। अरे डरा नहीं रहा हूं मैं, बता रहा हूं कि अरे यदि इवोल्यूशन चलता रहा तो भाई आप क्या हम लोग एक्सेलरेट कर रहे हैं। हम जो काम कर रहे हैं ना, किसी ने मुझसे कहा, किसी बच्चे ने कहा कि सर अब तो इवोल्यूशन रुकना चाहिए ना, अब तो हमने कंट्रोल कर लिया। अरे तुमने क्या कंट्रोल किया? तुमने अपने घर के अपना शहर बनाया, शहर कंट्रोल में है तो, अरे जंगल है, सब कुछ चल रहा है वहां पे। तुमने अपनी एक आर्टिफिशियल लाइफ एक जगह पर अपने बना ली है, आपने कोई चीज कंट्रोल नहीं की। ये गलतफहमी है आपकी कि आप कंट्रोल कर लिए हैं सबको, दुनिया को। आप कोई कंट्रोल नहीं किए। जंगल में आग लगी अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, बुझा नहीं पाए हम, न लगाई थी हमने। हम कुछ नहीं, हमारी गलतफहमी है कि हमने एनवायरनमेंट को कंट्रोल में कर लिया। अरे ये सब कुछ जिस दिन इस एनवायरनमेंट ने एक करवट बदली, इसने एक वायरस एक्टिवेट होकर आ गया, आप देखिए लाखों लोगों की जान चली गई, करोड़ों अफेक्टेड हो गए, पूरी दुनिया की इकोनॉमी ठप पड़ गई, एयर ट्रांसपोर्ट रुक गया, लोगों को लोगों से मिलने में डर लगने लगा। किसने किया ये? देखा हमने, डरते फिर रहे हम। हे लेकिन हे, यही तो भूत है, वायरस। वो भूत जो ट्रेडिशनल जो कलर्स वाला भूत है उसकी बात नहीं कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं ये रियलिटी है कि प्रकृति की एक करवट आपको भारी पड़ जाएगी। गलतफहमी है कि आपने इवोल्यूशन कंट्रोल में कर लिया। आप भी इवॉल्व हो रहे हैं, सब इवॉल्व हो रहे हैं, कुछ नहीं बदला है। बात है रेट, दर को अफेक्ट किया आपने जीवों के इवॉल्व होने के लिए आपने उनको और टफ कंडीशन प्रोवाइड कर दिया, आपने पॉल्यूशन बढ़ाने का। अब कई जीव एक्सटिंक्ट कर रहे हैं, तेजी से वो एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, और कई इवॉल्व भी कर रहे हैं। वैज्ञानिक कहते हैं समुद्र से कोई जानवर बाहर निकलेगा धरती पर राज करने के लिए। कौन निकलेगा नहीं मालूम, क्या है ये भी नहीं मालूम, क्या होने वाला है ये भी नहीं मालूम। अरे ये सब कुछ पॉसिबिलिटी है, इस जो है इसको बोलते हैं हम प्रोबेबिलिटी है। कहां बैठेगा सिक्का, किस करवट गिरेगा, कोई नहीं जानता है। ये परिणामों का जो हम कर रहे हैं ना, उसका परिणाम कब आएगा सामने, ये हम नहीं जानते। आई बात समझ में? इसलिए आपकी गलतफहमी है कि आप सोचते हैं कि कुछ कंट्रोल है, कुछ कंट्रोल नहीं है।
सब अपने आप चल रहा है, नेचुरली चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, अनंत काल तक चलता आया था पहले से, चलता रहेगा आगे भी। ठीक है, चलिए, तो कहने का मतलब ये है कि आपने क्या किया, ऐसा नहीं था कि ये रेड और व्हाइट इंसेक्ट में कभी आपस में इनमें रेट्रोसेशन, भाई प्रकृति में कोई घटना घटती तो वैसा भी हो सकता था। आपने क्या किया, आपने एक केमिकल छिड़का तो व्हाइट वाले अधिकांश कीड़े मर गए, बीटल्स मर गए, रेड वाला बच गया, और रेड वाले ने अपनी पॉपुलेशन तैयार कर ली, वो सिलेक्ट हो गया, उसकी संख्या बढ़ने लगी। हुआ या नहीं हुआ? देखिए, ऐसा हर्बिसाइड में भी होता है। आप खेतों में जो अनवांटेड प्लांट है, ठीक है, अनवांटेड प्लांट हैं, उनको हम बोलते हैं वीड्स, वीड्स खरपतवार बोलते हैं, उसके लिए वीडिसाइड या हर्बिसाइड इस्तेमाल करते हैं। अधिकांश जो है वीड जो होते हैं वो फसल के पौधों से कंपटीशन करते हैं, उनके रिसोर्सेस को, उनके न्यूट्रिएंट को ले लेते हैं, जिससे कि फसल का उत्पादन कमजोर होता है। आप केमिकल छिड़कते हैं, लेकिन वो शुरू में खत्म होते हैं, लेकिन बाद में ऐसे प्लांट बन जाते हैं जिन पर केमिकल का असर ही नहीं होता है। ये भी एक तरह का इवोल्यूशन ही है। फिर जो आज बात करते हैं, मैं कहता हूं एज ए डॉक्टर, मैं कहता हूं, हमेशा मैं एक बात बोलता हूं, मैं कहता हूं कि भैया डॉक्टर की सलाह के बगैर कोई एंटीबायोटिक नहीं लेना चाहिए। मेडिकल स्टोर पे जाते हैं, भैया बुखार, गला खराब, दवा दे दो ना, वो निकालता 2 गोली, एक बुखार की गोली निकाली, एक 2 एंटीबायोटिक निकाल दिए, ले खा ले भाई, एजिथ्रोमाइसिन दे दिया, एक या 2। आप घर आए, 10 रुपए में आपका इलाज हो गया। आए, आपने एक गोली खाई बुखार की, बुखार उतर गया, एक गोली खाया एंटीबायोटिक, 2 दिन खाया, खत्म बात, आप ठीक हो गए। लेकिन आपने जाने अनजाने अपने शरीर में क्या किया आपको नहीं मालूम। आपने अपने बॉडी में वो बैक्टीरिया जो सेंसिटिव थे, वो तो आपके एंटीबायोटिक के डोज नंबर 1, डोज नंबर 2 से मर गए, आपका तबीयत ठीक हो गया। लेकिन कई बैक्टीरिया ऐसे थे जो उस एंटीबायोटिक का स्वाद चख लिए, उस एंटीबायोटिक के केमिकल को महसूस कर लिया, और उन्होंने अपनी बॉडी में जो है उसके खिलाफ जो है वो रेजिस्टेंस को डेवलप कर लिया। अब शरीर में बैक्टीरिया का संख्या बढ़ गया उसका। अगली बार गला खराब हुआ, आपने वही एंटीबायोटिक खाया, काम नहीं किया, तो स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक दिया, वो भी अधूरा कोर्स किया, काम, फिर वो उसके खिलाफ बैक्टीरिया बढ़ गए। ऐसे करते करते क्या होता है कि हमारी बॉडी में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बैक्टीरिया बढ़ जाते हैं। जैसे आपको बताता हूं मैं सच्चा किस्सा, भारती को बीच में ना एक प्रॉब्लम हुआ यूटीआई का, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का, ठीक है। तो उनको जब भी कभी जो है यूटीआई हुआ, तो यूटीआई अभी तो खैर मैंने एक इलाज ढूंढा, मैंने अपनी वाइफ का इलाज किया, इलाज ढूंढा मैंने, उनको मैंने पर्टिकुलर मेडिसिन दिया, उसके बाद से उन्हें यूटीआई होना बंद हो गया ऑलमोस्ट, ठीक है। पहले नहीं तो उनको बड़ा फ्रिक्वेंटली यूटीआई हो जाया करता था। तो यूटीआई में दिक्कत क्या हुआ, दिक्कत ये हुआ कि भारती को कोई भी ओरल मेडिसिन, बहुत सारे अच्छे मेडिसिन है, एक भी ओरल मेडिसिन उसको काम नहीं करता है। इंजेक्टेबल मेडिसिन देना पड़ता है दिन में 3 बार, वो भी हॉस्पिटल में एडमिट करके देना पड़ता है, वो भी ऐसा इंजेक्टेबल एंटीबायोटिक जिसका दाम भी होता है 2,500 से 3,000 रुपए एक डोज का। इमीपैनम, मीरोपैनम जो हाईएस्ट वर्जन है इसके, अच्छे लेवल के जो है वो एंटीबायोटिक देने पड़ते हैं, मतलब एकदम हाईएस्ट है। उसके बाद तो फिर रेंज ही खत्म है। क्यों? जब हमने कल्चर कराया तो मालूम चला कि जो एस्चेरिचिया कोलाई बैक्टीरिया यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन करता है, वो ऑलमोस्ट सारे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट के, सिप्रोफ्लॉक्सिन काम नहीं करेगी, लियोफ्लॉक्सिन काम नहीं करेगी, एमिकासिन भी काम नहीं करेगी, के पुरिल्फ्लॉक्सिन भी काम नहीं करेगी, के बहुत सारे जितने एंटीबायोटिक है ओरल में अच्छे अवेलेबल स्ट्रॉन्ग पोटेंट एंटीबायोटिक, वे सारे के सारे काम नहीं करते हैं। साफ साफ लिखा है रेजिस्टेंट टू दिस एंटीबायोटिक, रेजिस्टेंट, रिपोर्ट में लिखा है बाकायदा कल्चर करने पर। मैंने पता की हिस्ट्री, तो बताया भारती ने कि कभी कभी होता था पहले, लेकिन 2 दिन दवा खाई, फिर गोली खाने में आज भी बहुत, मेरे को यदि कोई बीमार पड़ जाए ना वो, तो दवा खिलवाने के लिए मतलब मेरे को जो है ना छोटे बच्चों को मेरे को कम एफर्ट करना पड़ता है, मेरी वाइफ को मुझे ज़्यादा एफर्ट करना पड़ता है। नहीं गोली नहीं खाऊंगी, मतलब वो अभी है ना कोरोना से बचने के लिए वो बड़ा ध्यान रखती है, केवल इसलिए कि कोरोना में बहुत गोली खानी पड़ती है। उसे वायरस का डर नहीं, गोलियों का डर ज़्यादा है, ठीक है। वो कोविड-19 वायरस से नहीं डरती है, वो डरती है उसके ट्रीटमेंट से, कि गोलियां बहुत खानी पड़ती है। भाई आपको देखा खाते, मैंने, मुझे बोले आपने खाते देखा, 50-50 गोली एक दिन में खाई, 40-40 गोली, तो बहुत डरती है उससे।
तो क्या कहानी ये है कि भैया उन्होंने जब भी कभी बुखार आया, कोई बीमारी, तो उन्होंने जो एंटीबायोटिक खाए थे ना, वो एंटीबायोटिक के कभी डोज पूरा नहीं किया, 2 दिन 3 दिन खाया, छोड़ दिया, घर वाले पीछे लगे नहीं खाना नहीं, तो फिर अब एक लेवल के बाद घर वाले भी सरेंडर कर देते हैं, नहीं खाया तो वॉमिट कर दिया, दवा दी तो उसको बिस्तर के नीचे डाल दिया कि हाँ खा लिया, तो एक कॉलोनी तैयार हो गई एशिया कोलाई की बॉडी के अंदर, और उस कॉलोनी ने गलती से यूटीआई का एरिया पकड़ लिया जहां पे इन्फेक्शन करना शुरू किया ब्लैडर में। अब बहुत समस्या हो गया, बॉडी के अंदर रहता है एशिया कोलाई बैक्टीरिया, वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है वो, और वो बीमारी भी करता है यदि वो यूरिनरी ट्रैक्ट में आ जाए, तो बहुत बड़ी समस्या है। मुझे जब बीमार हुआ करता था बचपन में, तो मेरे फादर जो है वो नंबर 1, मेरे फादर जो है वो बहुत ही कभी भी अपने मन से कोई दवा नहीं दिया करते थे, वो सीधा डॉक्टर को बुला के डॉक्टर जो बोलेगा डॉक्टर को बुलाते थे। डॉक्टर बकायदा 5 दिन का 7 दिन का डोज लिखा करता था बचपन में। मैंने डोज कभी मिस नहीं किया। उसके बाद में रॉक्सीथ्रोमाइसिन जैसी दवाएं जो है बिल्कुल बेसिक एंटीबायोटिक है, वो भी मैंने पूरा कोर्स किया उनका मैंने। मुझे नॉर्मल सिंपल सिप्रोफ्लॉक्सिन एंटीबायोटिक, बिल्कुल बेसिक एंटीबायोटिक, वो भी बड़ा इफेक्टिवली काम करता है। मेरे को इंजेक्टेबल दवाओं की जरूरत ही नहीं पड़ी एंटीबायोटिक की, क्योंकि मैंने ओरल मेडिकेशन जो भी किया मैंने पूरा डोज किया, जिसके चलते वो रेजिस्टेंस डेवलप ही नहीं हो पाया। ये फर्क आ गया यहां पर। मैं अपने बच्चों को दवा देता हूं तो मैं डोज पूरा है ना, डोज पूरा हुए के बगैर दवा बंद नहीं होती वो, क्योंकि लॉन्ग टर्म नुकसान है, कभी आप गंभीर बीमार पड़ जाएं तो दवाई काम ना करे। तो जो अब ये कैसे होता है, ये भी ऐसे होता है कि जो एंटीबायोटिक हैं वो बैक्टीरिया को मारती हैं, लेकिन पहले डोज में, डोज नंबर 1 दिया आपने एंटीबायोटिक का, 80% बैक्टीरिया मर गए। डोज नंबर 2 दिया आपने तो बचे हुए बैक्टीरिया में से 80% मर गए। डोज नंबर 3 दिया आपने, बचे हुए बैक्टीरिया में से 80% बच गए। अब डोज मिस कर दिया आपने, तो जो बचे थे थोड़े से बैक्टीरिया, उनको मालूम चल गया कि ये एंटीबायोटिक का ये केमिकल हमको ऐसे मारता है। उन्होंने अपने प्लाज्मिड के अंदर चेंज किया। बैक्टीरिया के पास में एक्स्ट्रा डीएनए सर्कल होते हैं, प्लाज्मिड बोलते हैं, उन्होंने चेंज किया, और उसके चलते क्या हुआ, उसने कैरेक्टर डेवलप कर दिया आर प्लाज्मिड के अंदर कि ये जब एंटीबायोटिक आएगा ना तो ये केमिकल बनाना, तो ये केमिकल इसको डिटॉक्सिफाई कर देगा। अब आप तो खुश थे कितनी, अरे 5 दिन का दवा लिखी थी डॉक्टर ने, हमने 2 दिन में बीमारी ठीक कर ली। डॉक्टर से समझदार तो हम हैं, क्योंकि हमने 5 दिन, वो डॉक्टर का कमीशन होगा जरूर, 3 दिन एक्स्ट्रा दवा बिकवा रहा था वो डॉक्टर। दवा कंपनी से साठगांठ होगी उसकी, डॉक्टर ने जानबूझ के 5 दिन दवा लिखी उसने। हम तो होशियार, 2 दिन की दवा में काम हो गया हमारा। भैया उस डॉक्टर ने इतने साल पढ़ाई की है, कुछ तो किया होगा उसने। तुमको डॉक्टर को ऐसे चबन्नी बटोरने की जरूरत नहीं है उसको कि दवा में से ये सब काम नहीं करना पड़ता। काम अच्छे से करेगा, अपने आप डॉक्टर के पास पैसा आएगा। ये छोटे लोगों की सोच है कि ऐसा क्या, उसने ये कर दिया, उसने जांच लिखी तो, अरे खून की जांच लिखी है, पक्का 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 कमीशन लेगा वो। सुनते यार हम लोग भी बहुत है ना, पर सोचते हैं कि चलो इनको अक्कल नहीं है, छोड़ दो, ठीक है, मत रिस्पॉन्ड करो। सच्चाई ये है, ब्लड टेस्ट नहीं करेंगे, ब्लड कल्चर नहीं करेंगे तो पता नहीं चलेगा कौन सा बैक्टीरिया अंदर बॉडी में। सही इलाज करने के लिए जांच करना बहुत जरूरी है। अंदाजमार ट्रीटमेंट नहीं करता डॉक्टर। मेरे पास मरीज आता है तो मैं बोलता हूं भैया पहले तेरा मैं बहुत सारा टेस्ट कराऊंगा, और टेस्ट में इतना खर्चा होगा, नहीं कर सकते टेस्ट तो फिर तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। मैं कोई जादूगर थोड़ी ना हूं के अंदर जाकर टिंग टिंग नहीं, हाँ मुझे मालूम चल गया है कि तेरे अंदर एक आत्मा बैठी हुई है, उसको निकाल दूंगा बाहर में। अरे मैं जादूगर थोड़ी ना, मैं डॉक्टर हूँ भाई। अब इलाज में पता चलेगा मुझे पैरामीटर्स, उसके अकॉर्डिंग दवा दूंगा, ठीक है, तब से कुछ होगा। तो कहने का मतलब कि अब जो बचे बैक्टीरिया थे ना, वो बैक्टीरिया ने कॉलोनी तैयार कर ली। अगली बार बीमार पड़े, दवा खाया डे नंबर 1, अब 80% बैक्टीरिया बच गए। तो डे नंबर 2 अब बचे हुए बैक्टीरिया में से 90% बच गए। डे नंबर 3 अब बचे हुए बैक्टीरिया में से पूरे कोई बैक्टीरिया नहीं मर रहा। बोला अब ये देखिए फिर बदमाशी कर रहा है, एंटीबायोटिक खा रहा है, आपने अपना प्लाज्मिड एक्टिव करो। अब संघर्ष होगा, बैक्टीरिया संघर्ष करो, हम एंटीबायोटिक के खिलाफ, हम तुम्हारे साथ हैं। बैक्टीरिया की संख्या नहीं बढ़ने लगी। अब बॉडी में क्या, आप बीमारी ठीक नहीं रही। डॉक्टर ने कहा रे
तुमको सिंपल एंटीबायोटिक काम नहीं कर रहा है, चलो अब तुमको स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक देते हैं, आ जाओ एडमिट हो जाओ अस्पताल में। यार डॉक्टर की दवा काम नहीं करती, डॉक्टर कैसा है ये, एडमिट होने को बोल रहा है हमसे, पैसा कमाना होगा इसको। अरे भैया वो इंजेक्टेबल दे रहा है, उनको मालूम है तुम्हारा इन्फेक्शन बढ़ जाएगा, ब्लड में बैक्टीरिया आ जाएगा, फिर इंजेक्टेबल दिया, अब ठीक हो गया। अब डॉक्टर ने कहा मैं छोड़ूंगा नहीं अस्पताल से 3 दिन। डॉक्टर साहब ठीक लग रहा है, 1 दिन जाए घर, नहीं अभी 2 दिन और, बिल बढ़ाने के लिए रोका 2 दिन। अरे डोज तो पूरा करने दो उस डॉक्टर को भाई, डोज पूरा नहीं करने दोगे तो तुम घर जाके वही खेल कर लोगे पिछली बार जैसा, फिर बोलोगे डॉक्टर बुरा है। आई बात समझ में? तो अरे अपने मन की भड़ास नहीं निकाल रहा हूं मैं, सच्चाई बतला रहा हूं कि भारत में अधिकांश पब्लिक ऐसा ही सोच रही है, ठीक है। मुझे सहानुभूति है उन डॉक्टर से कि जो इसको रोज रोज फेस करते हैं। हम लोग तो डायबिटीज में, तो डायबिटीज का डॉक्टर हो, मेरे पास ऐसे मरीज आते नहीं है, इसलिए मेरे को कम फेस करना पड़ता है। लेकिन मेरे जो दोस्त मेडिसिन में प्रॉपर प्रैक्टिस कर रहे हैं उनको तो रोज में सुनना पड़ता है चीजें। तो ये भी एग्जाम्पल है इवोल्यूशन का, नेचुरल सिलेक्शन का एग्जाम्पल है भी, और ऐसा नेचुरल सिलेक्शन जो हमारी आदमी की एक्टिविटी के फलस्वरूप हुआ है, ठीक है। देखिए क्या लिखा है एनसीईआरटी में, जितनी बातें बोली वो एनसीईआरटी में है कि नहीं, चलो देख लेते हैं। Similarly, excess use of herbicide, pesticide has only resulted in selection of resistant varieties in much lesser time। इसको देखो, यानी प्रकृति में संभवतः ये नेचुरल सिलेक्शन स्लो होते, धीमे धीमे होते, लेकिन आपने केमिकल्स का एक्सपोजर करके उनको तेज कर दिया है, तो कम टाइम स्केल में होने लगे हैं उनके। This is also true for microbes against which we employ antibiotics or drugs against eukaryotic organisms cell के, यानी हम एंटी अमीबिक ड्रग की बात करें, हम एंटी हेलमिंथिक वर्म्स वाले ड्रग की बात करें, हम बात करें एंटीबायोटिक, यानी जिन जीवों को मारने के लिए हम दवाएं इस्तेमाल कर रहे होते हैं, उन दवाओं के कारण भी वो रेजिस्टेंट हो रहे होते हैं कि ये सेम तरीका है। तो हम कहते हैं hence resistance organisms or cells are appearing in a time scale of months or years and not centuries। मतलब अब क्या है, अब आपने जैसे एंटीबायोटिक दिया, आपने वीडिसाइड छिड़का, आपने इंसेक्टिसाइड छिड़का, तो आपने क्या किया, आपने एडवर्स कंडीशन का सामना करा दिया पॉपुलेशन को। वो जो इंसेक्ट की पॉपुलेशन थी उसने एडवर्स कंडीशन का सामना किया, शायद प्रकृति में उसको ऐसा करने में वक्त लगता, जो आपने कर दिया एकदम से। तो क्या हुआ कि कुछ महीनों के अंदर ही रेजिस्टेंस डेवलप कर लिया उसने, कुछ सालों के अंदर, पहले सदियों लगती, आपने दर बढ़ा दिया। एक्चुअली में आपने इवोल्यूशन का रेट बढ़ा दिया, आपने कम नहीं किया, रोका नहीं आपने, गलतफहमी थी आपकी ये। आप कुछ नहीं रोक सकते हैं, यू कैन नॉट स्टॉप एनीथिंग, आइदर यू कैन हैस्टन इट, डिले कर सकते हैं, और एक्सेलरेट इट, बढ़ा सकते हैं, ठीक है। ये इस तरह का जो इवोल्यूशन है, इसे हम एंथ्रोपोजेनिक एक्शन के थ्रू होता है, कि एंथ्रोपोजेनिक एक्शन के थ्रू होता है, मानव, यानी हम बोलते हैं इट इज अ नेचुरल सिलेक्शन थ्रू द एंथ्रोपोजेनिक एक्शन, के मानव निर्मित क्रिया के कारण होता है, के ठीक। दिस आल्सो टेल्स अस इवोल्यूशन इज नॉट ए डायरेक्टेड प्रोसेस इन द सेंस ऑफ डिटरमिनिज्म। अब एक और बात है कि हम चाहें कि हम इवॉल्व कर जो है वो और लंबे हो जाएं, ठीक है, हमारी 2 आंखें पीछे भी निकल आए ताकि हम पीछे भी ध्यान रख सके अपना, हमारे हाथ 4 हो जाए इवॉल्व होके, तो ये हमारे मर्जी पर नहीं है, ये बाई चांस वाली बात है कि किस तरह की इन्वायरमेंटल कंडीशन का सामना करना पड़ रहा है आपको, कहां आप रह रहे हैं और क्या होगा, कोई नहीं जानता है, नोबडी नोस। के ये पूरी प्रोसेस जो इसके एनसीईआरटी लिखता है इसमें कि इवोल्यूशन इज नॉट ए डायरेक्टेड प्रोसेस इन द सेंस ऑफ, मतलब जो निश्चित है, निर्धारित है, जो वो कुछ भी नहीं है, ठीक है। यानी आप ये नहीं बोल सकते हैं कि इवोल्यूशन के बाद ऐसा ही होगा आगे, यू कैन नॉट प्रिडिक्ट कि आपके पास इसका डायरेक्शन कहां बैठेगा, किस दिशा में जाएगा जैव विकास, ये कोई नहीं जानता है, डिपेंड करता है किस तरह की कंडीशन का सामना जीव को करना पड़ रहा है। इट इज ए स्टोकेस्टिक प्रोसेस बेस्ड ऑन चांस इवेंट इन नेचर एंड चांस म्यूटेशन इन द। अब देखो साफ साफ बोल के भैया क्या घटने वाला है, चांस वाली बात है, कौन सा म्यूटेशन आएगा बॉडी में, चांस वाली बात है, ठीक है। कोई नहीं जानता था इस बात को कि पेड़ों पर झूलने वाला बंदर ऐप, जो पेड़ों पर झूलने वाला ऐप है, उसमें एक दिन एक म्यूटेशन हुआ और उसकी रीढ़ की हड्डी, उसकी जो वर्टिकल कॉलम है वो ऐसा हुआ करता था पहले, वो ऐसा हो गया,
ठीक है, रीढ़ की हड्डी या वर्टिकल कॉलम ऐसा हो गया, कोई नहीं जानता था। आप देख लो ना किसी भी एनिमल का वर्टिकल कॉलम देख लो, आप पाएंगे कि वो ऐसा है, ठीक है, तभी 4 पैरों पे चलता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्रॉस नहीं कर पाता है। एक दिन म्यूटेशन हुआ, वो ऐसा हो गया, ये वाला फोल्ड आ गया, यहां पे फोल्ड आ गया। अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है ठीक बीच से जा सकता है, इसलिए ऐप ने खड़ा होना सीखा, थोड़ा चिंपैंजी थोड़ा खड़ा हुआ फिर नीचे गिरा, करते करते वो कैरेक्टर आदमी में वो चला गया। हम 2 पैरों पे खड़े हो गए। यदि हम 4 पैरों पर चल रहे होते तो कोई हथियार ना बना पाते, ना पेन पकड़ पाते, कुछ भी इवॉल्व नहीं कर पाते, हम भी जानवरों के झुंड में कहीं होते, पर हमारे हाथ फ्री हो गए। आप 2 पैरों पर चलने लगे, बैलेंस बॉडी का बराबर है, बराबर। यह भी बाई चांस इवेंट था। प्रकृति ने कभी सोचा नहीं था कि मनुष्य को बनाना है, बन गया बस, और उसके बाद क्या किया उसने हम सब जानते हैं, ठीक है। तो व्हाट इज मीनिंग ऑफ स्टोकेस्टिक प्रोसेस? एक होता है प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता, कि हेड आएगा कि टेल, सिक्का उछाला आपने, हेड आएगा कि टेल आएगा, वो प्रोबेबिलिटी है। एक होता है अलजेब्रा, भाई 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, सिंपल सी बात है उनके। लेकिन स्टोकेस्टिक प्रोसेस जो होती है वो एक अद्भुत चीज है, दोनों का कॉम्बिनेशन है वो, सिंपल अलजेब्रिक और प्रोबेबिलिटी का कॉम्बिनेशन है। मतलब ये बाय चांस इवेंट है, एक्चुअली इट इज ए चांस इवेंट, इट इज एक्चुअली ए चांस इवेंट। ये क्या है? ये एक्चुअली एक चांस इवेंट है, ठीक है, चांस इवेंट है। कैसे होगा, कब होगा, ये संभावना पर डिपेंड करता है, पहले से कह पाना मुश्किल होता है इसमें के। अब देखिए ये एक थैली में, अब सुनिए स्टोकेस्टिक प्रोसेस का मतलब है एक थैली में बॉल है, अलग अलग कलर के बॉल है उसमें, ठीक है, ब्लू है, रेड है, ग्रीन है। अब आपने हाथ डाला थैली में और एक बॉल को निकाला आपने, तो बॉल कौन सा निकलेगा आप पहले से नहीं बोल सकते हैं। आप एक ब्लू निकला, देखिए अरे हर बार संभावनाएं बदल रही है यहां पे, ठीक है ना। तो रैंडम वेरिएबलिटी है, चांस इवेंट वाली बात है, ये स्टोकेस्टिक प्रोसेस होती है, ठीक है ना। तो हम क्या बोलते हैं, द स्टोकेस्टिक प्रोसेस is defined as a collection of random variable के, यानी स्टोकेस्टिक प्रोसेस जो होती है वो रैंडम वेरिएबल्स के, जो परिवर्तनीय वेरिएबल होते हैं उसका एक समूह होती है, उसका एक कलेक्शन होती है वो, ठीक है बेटा, है ना। चलिए आज इसमें हम इतना ही बात करेंगे। आज क्या देखा हमने, इंडस्ट्रियल मेथड्स को देखा हमने, नेचुरल सिलेक्शन को देखा हमने, कैसे इसको दिशा मिलती है, क्या कोई एविडेंस है, उस पर हमने बात किया। उम्मीद है आपको जो इवोल्यूशन के एपिसोड्स, नॉट लेक्चर्स, एपिसोड्स आपको पसंद आ रहे होंगे। उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चन बन रहे होंगे, डीबीबी के सारे क्वेश्चन आप लगा पा रहे होंगे आपके। और पढ़ते रहिए बेटा, मेहनत करते रहिए और पढ़ने का मजा लेते रहिए। जब पढ़ने का मजा लेते रहेंगे ना, पता भी नहीं चलेगा कब हमने कोर्स पूरा कर लिया, वही मजेदार बात है। तो पढ़ते रहिए, मजा करते रहिए बेटा, है ना, पढ़ने का मजा करते रहिए। ऑल द बेस्ट। Hi. To become an official commando of Biomentors, join us at www.biomentors.online. Here you can solve daily practice papers, an online test. You can download performance enhancement sheets. You can track your progress. You can interact with other fellow commandos. Join us and prepare yourself. It's a commando training for your success. Download Biomentors online app from Google Play Store.